जय हिंद साथियों, आज के इस लाइव सेशन में मैं एक और नया दूसरा चैप्टर लेकर के आया हूं जिसका नाम है मोनेरा किंगडम। ये बेसिकली उसी का पार्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का ही पार्ट है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। और आज इस लाइव सेशन में मोनेरा किंगडम पूरा एंड हो जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक यही है, पहला मोनेरा किंगडम क्या है, मोनेरा किंगडम कहते किसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइव सेशन। तो देखिए, मोनेरा किंगडम कहता क्या है, वैसी कोशिका जिसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता हो, मतलब केंद्र का अभाव होता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, मोनेरा किंगडम कहेंगे। उदाहरण जैसे देख लीजिए, बैक्टीरिया। हमारे जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, मतलब कुछ अपवाद बैक्टीरिया, उन्हें छोड़ करके लगभग सारे बैक्टीरिया हमारा क्या होता है, किस जगत में आता है, मोनेरा जगत में आता है। किस किंगडम में आता है, मोनेरा किंगडम आता है। किंगडम का हिंदी होता है जगत, है ना। किंगडम का हिंदी होता है जगत, तब मोनेरा जगत हो गया। तो सारे बैक्टीरिया किसके अंदर आ जाते हैं, मोनेरा जगत के अंदर आ जाते हैं। चलिए, और दूसरा नंबर हमको ये यहाँ ध्यान देने वाली बात है, वैसी कोशिका जिसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी कि न्यूक्लियस, जिसके अंदर वैसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता हो, केंद्र का अभाव हो, उसे हम मोनेरा किंगडम कहेंगे। लगभग सारे बैक्टीरिया हमारा क्या हो जाएगा, मोनेरा किंगडम हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कोशिका का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। तो देखिए, कोशिका का जब हम जैसे वर्गीकरण करते हैं तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन होता है, प्रोकार्योटिक सेल एंड यूकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक सेल एंड यूकार्योटिक सेल। अब कहते किसे, प्रोकार्योटिक सेल किसे कहते हैं और यूकार्योटिक सेल किसे कहते हैं, वो नीचे मैं डेफिनेशन में इसको बता दूंगा। चलिए, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल। अब इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, चलिए वो देखते हैं। तो पहला हमारा है प्रोकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक सेल के बारे में पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम यूकार्योटिक सेल के बारे में देखेंगे। तो प्रोकार्योटिक सेल में देखिए क्या क्या आता है। इसमें देखिए, प्रोकार्योटिक सेल में इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, मतलब केंद्रक का अभाव होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, केंद्रक का अभाव होता है। ये सूक्ष्म जीवों में पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, विषाणु। यानी कि हमारा बैक्टीरिया हो गया, नील हरित शैवाल जिससे बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी। बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, एंड वायरस हो गया। ये हमारा क्या आ जाता है, प्रोकार्योटिक सेल में आ जाता है, ठीक ना। प्रोकार्योटिक सेल कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक शैवाल, गाल्जिकाए, अंतःप्रदवी होगा। यह अंतःप्रदवी लिखा हुआ ना, यहाँ अंतःप्रदवी होगा, अंतःप्रदवी जालिका आदि का अभाव होता है। देखिए, इसमें कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक शैवाल, गाल्जिकाए, ये थोड़ा सा फॉल्ट लग रहा है, इसको थोड़ा बाद में देखेंगे। अंतःप्रदवी जालिका का अभाव होता है। उसके बाद हमारा प्रोकार्योटिक सेल क्या कहता है, तीसरा नंबर पर देखते हैं, तीसरा पॉइंट पे, कोशिका में शोषण जीव द्रव्य कला में होता है। देखिए, कोशिकाओं का शोषण, रिस्पिरेशन, कोशिकाओं में शोषण जीव द्रव्य कला में होता है, जीव द्रव्य कला में होता है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है, इसको नोट करते चलिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रोकार्योटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। देखिए, पिछली बार एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आया था कि प्रोकार्योटिक सेल में कितने प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, तो 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं राइबोसोम, 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। कौन, किसमें, प्रोकार्योटिक सेल में। उसके बाद हमारा प्रोकार्योटिक सेल में क्या है, प्रोकार्योटिक कोशिका में केंद्रक का अभाव होता है। चलिए, हमने तो पहले ही बताया था केंद्रक का अभाव होता है। इसमें केंद्रक पदार्थ कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में रहता है, यानी कि यहाँ वो सीधे संपर्क में होता है। इस केंद्रक पदार्थ में कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में रहता है। केंद्र पदार्थ में प्रोटीन, डीएनए, आरएनए आदि होते हैं। क्या क्या रहते हैं केंद्र पदार्थ में, क्या क्या रहते हैं, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए आदि। देखिए, केंद्र पदार्थ में प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, एटीसी होते हैं। केंद्र पदार्थ में प्रोटीन, डीएनए, आरएनए होते हैं। ये देखिए यहाँ पे कोशिकाओं, प्रोकार्योटिक कोशिका में केंद्रक का अभाव होता है, जो मैंने पहले बताया था। इस केंद्रक पदार्थ में कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में जुड़ा रहता है। क्या होता है, सीधे संपर्क में जुड़ा रहता है, और केंद्रक पदार्थ में प्रोटीन और डीएनए, आरएनए का बना हुआ होता है। देखिए, उसके बाद
प्रोकार्योटिक सेल कोशिकाओं में गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती? हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, अर्थात डीएनए के साथ प्रोटीन नहीं जुड़ी रहती है। देखिए यहाँ पर एक और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। प्रोकार्योटिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। कौन सा प्रोटीन नहीं पाई जाती है? हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। हिस्टोन प्रोटीन नामक, मतलब जो हिस्टोन नामक प्रोटीन है वो नहीं पाई जाती है। किसमें? प्रोकार्योटिक में पाई नहीं जाती है। और डीएनए के साथ प्रोटीन नहीं जुड़ी रहती है। डीएनए के साथ प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं जुड़ी रहती है। ये हो गया हमारा प्रोकार्योटिक सेल के बारे में, है ना। उसके बाद हमारा पॉइंट कहता है प्रोकार्योटिक सेल में कोशिकाओं में सूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। देखिए प्रोकार्योटिक सेल में प्रोकार्योटिक कोशिकाओं में सूत्री व अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। ये भी हमारा क्वेश्चन आया था, आई थिंक एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आया हुआ है और नीट में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन कि प्रोकार्योटिक सेल में सूत्री व अर्धसूत्री विभाजन होता है या नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है कोशिकाओं में सूत्री व अर्धसूत्री विभाजन होता है कि नहीं होता है। तो कोशिकाओं में सूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन होता है। उसके बाद हमारा देखिए प्रोकार्योटिक सेल खत्म हो गया, यानी कि प्रोकार्योटिक कोशिका खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे यूकार्योटिक कोशिका। यूकार्योटिक सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं। तो यूकार्योटिक सेल में इसमें देखिए इसमें केंद्रक पाए जाते हैं, जबकि प्रोकार्योटिक में केंद्रक नहीं पाए जाते। केंद्रक का अभाव होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल केंद्रक नहीं पाए जाते, केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन यूकार्योटिक सेल में, यूकार्योटिक कोशिका में केंद्रक पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं। यूकार्योटिक ये उच्च श्रेणी के जीवों में पाई जाती है, जैसे मानव, जानवर, पेड़ पौधे इत्यादि। देखिए प्रोकार्योटिक जो कोशिका है वो सूक्ष्म जीवों में पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया हो गया, है ना, जो छोटे छोटे जो जीव होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो नगण्य आंखों से, खुली आंखों से देख नहीं सकते, बिना किसी उपकरण के माध्यम से देख नहीं सकते, प्रोकार्योटिक सेल में पाए जाते हैं। लेकिन यूकार्योटिक सेल में कौन कौन आते हैं? उस श्रेणी के जैसे, उस श्रेणी वाले जैसे जीव आते हैं। तो जैसे मानव हो गया, जानवर हो गया, पेड़ पौधे हो गए, तो उस श्रेणी में आ गए। ये क्या नगण्य आंखों से भी इसे आराम से देखा जा सकता है। तो ये हो गया हमारा यूकार्योटिक सेल। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा पॉइंट क्या कहता है? देखिए जबकि यूकार्योटिक सेल में ये तभी कोशिकांग, ये जबकि यूकार्योटिक सेल में ये सभी कोशिकांग मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गल्जिकाएं, अंतःप्रदवीय जालिका आदि पूर्ण विकसित होते हैं। देखिए यूकार्योटिक सेल में ये पूर्ण अच्छे तरीके से विकसित होता है, लेकिन प्रोकार्योटिक सेल में बिल्कुल भी तरीके से विकसित नहीं होता, पाया ही नहीं जाता। उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, हरित लवक नहीं पाया जाता, अंतःप्रदवीय नहीं पाया जाता है। किसमें? प्रोकार्योटिक सेल में। लेकिन यूकार्योटिक सेल में ये सभी कोशिकांग मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गल्जिकाएं, अंतःप्रदवीय जालिका, ये सब पाए जाते हैं इसमें, और बहुत बढ़िया तरीके से में विकसित भी होता है। किसमें? यूकार्योटिक सेल में। उसके बाद हमारा कहता है यूकार्योटिक सेल कोशिकाओं में शोषण, यानी यूकार्योटिक दूसरा पॉइंट हमारा यूकार्योटिक वाला, कोशिकाओं में शोषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। देखिए यहाँ पर कोशिकाओं में शोषण किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन हमने प्रोकार्योटिक में क्या पढ़ा था? देखिए चलते पीछे देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए इसमें प्रोकार्योटिक कोशिकाओं में शोषण जीव द्रव्य कला में होता है। किसमें होता है? जीव द्रव्य में होता है, जीव द्रव्य कला में होता है। किसमें? प्रोकार्योटिक सेल में, प्रोकार्योटिक कोशिकाओं में जीव द्रव्य में होता है, हमारा शोषण होता है। लेकिन यूकार्योटिक में कहाँ होता है? देखिए यूकार्योटिक में कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूकार्योटिक कोशिकाओं में शोषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि प्रोकार्योटिक सेल में, प्रोकार्योटिक कोशिकाओं में कहाँ शोषण होता है? बताइए कहाँ होता है? जीव द्रव्य कला में, जीव द्रव्य कला में होता है। लेकिन यूकार्योटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यूकार्योटिक सेल में कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में शोषण होता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और याद रखना ये पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में आप देखिएगा तो ये क्वेश्चन पूछा गया, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया कि यूकार्योटिक कोशिकाओं में किसके माध्यम से शोषण किया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से शोषण का प्रक्रिया पूर्ण होता है। यूकार्योटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। लेकिन प्रोकार्योटिक में 70S प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 70S प्रकार के पाए जाते हैं राइबोसोम। देखिए प्रोकार्योटिक में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन यूकार्योटिक में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। यानी कि जो सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। लेकिन जो ही मानव में, तो मानव में जो इंसान है, मनुष्य, उसमें 80 प्रकार के ऐसे मानव नहीं, पेड़ पौधे हैं, वो 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। पेड़ पौधे में कितने प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों में 70S प्रकार के। तो जो सूक्ष्म जीव हो गए प्रोकार्योटिक सेल हो गया, यानी कि प्रोकार्योटिक कोशिका हो गया, और जिसमें 80S प्रकार के जो राइबोसोम पाए जाता है ये हो गया यूकार्योटिक कोशिका।
उसके बाद हमारा है यूकार्योटिक कोशिका। सेकंड पॉइंट देखिए कि उस कोशिका में केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है ना, पूर्ण रूप से विकसित होता है यूकार्योटिक में। इसमें केंद्रक पाया जाता है इसलिए पूर्ण रूप से विकसित भी होता है। प्रोकार्योटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता तो विकसित ही नहीं होगा, लेकिन यूकार्योटिक में केंद्रक पाया जाता है इसलिए विकसित भी होगा। इसलिए इसमें केंद्रक पदार्थ एक निश्चित केंद्रक के अंदर पाया जाता है, राइट। उसके बाद देखिए हमारा यूकार्योटिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, अर्थात डीएनए के साथ प्रोटीन जुड़ी हुई रहती है। देखिए मैंने इससे पहले क्या बताया था, प्रोकार्योटिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है और डीएनए के साथ प्रोटीन जुड़ता ही नहीं है। अब ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस कोशिका में डीएनए के साथ प्रोटीन जुड़ा हुआ रहता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। किस प्रोटीन में किस कोशिकाओं में डीएनए के साथ प्रोटीन जुड़ा हुआ रहता है बताइए। तो यूकार्योटिक में क्या हो जाएगा हमारा, हाँ देखिए यहाँ पर डीएनए के साथ प्रोटीन जो जुड़ा हुआ रहता है, डीएनए के साथ प्रोटीन किस कोशिकाओं में डीएनए के साथ प्रोटीन जुड़ा हुआ रहता है, यूकार्योटिक सेल में, यानी कि यूकार्योटिक कोशिका में या प्रोकार्योटिक कोशिका में। तो आप ये क्वेश्चन आएगा तो आप ये इसका आंसर लगा दोगे। इसका क्या आंसर हो जाएगा बताइए, इसका क्या आंसर हो जाएगा बताइए जल्दी। तो यूकार्योटिक कोशिकाओं में डीएनए के साथ प्रोटीन जुड़ा रहता है, डीएनए के साथ प्रोटीन जुड़ा हुआ रहता है किस कोशिकाओं में, डीएनए के साथ प्रोटीन जुड़ा हुआ रहता है किस कोशिका में, यूकार्योटिक कोशिका, यूकार्योटिक कोशिकाओं में, यूकार्योटिक कोशिका में डीएनए के साथ प्रोटीन जुड़ा। मैं आपको रिपीट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। हिस्टोन में प्रोटीन पाई जाती है, हिस्टोन में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है किस में, यूकार्योटिक में पाई जाती है, प्रोकार्योटिक में पाई जाती है। तो यूकार्योटिक में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है और डीएनए के साथ प्रोटीन जुड़ी हुई रहती है यूकार्योटिक में। और उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट, यूकार्योटिक कोशिका में जो सूत्री व अर्धसूत्री विभाजन होता है, यूकार्योटिक सेल में यानी इस कोशिका में सूत्री व अर्धसूत्री का विभाजन होता है। उसके बाद देखिए इसमें केंद्रिका उपस्थित होती है, यानी न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है, कोशिका में केंद्रिका पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए प्रोकार्योटिक, इसमें उच्च श्रेणी जीव पाई जाती है, मानव, पेड़ पौधे तथा जानवर, जबकि मैंने पहले बताया था, है ना, इससे पहले बताया था। आप प्रोकार्योटिक में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जैसे बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, विषाणु हो गया, वायरस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये सब हो गया हमारा प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक के बीच में डिफरेंस हो गया। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो पिछले वीडियो को पीछे स्किप करके, और इसको बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपना नोट्स बना सकते हो क्योंकि इसी से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद देखिए हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ मोनेरा किंगडम, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। मोनेरा जगत में हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, राइट। बैक्टीरिया किस कोशिका भित्ति से बनी हुई थी, हाँ देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। किस वर्ष पूछा हुआ ये मुझे याद नहीं है, लेकिन ये पूछा गया क्वेश्चन है, नीट में भी पूछा गया है और रेलवे एग्जाम में ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना है, नीट में प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया। क्या क्वेश्चन है, बैक्टीरिया किस कोशिका भित्ति से बनी हुई थी बताइए, बैक्टीरिया किस कोशिका भित्ति से बनी होती है। तो क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, बैक्टीरिया किस कोशिका भित्ति से बनी होती है, पेप्टिडोग्लिकैन, पेप्टिडोग्लिकैन क्या हो जाएगा, पेप्टिडोग्लिकैन हो जाएगा हमारा। उसके बाद हमारा है अधिकांश बैक्टीरिया परपोषी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया स्वपोषी होते हैं, अधिकांश बैक्टीरिया परपोषी होते हैं, कुछ ही बैक्टीरिया स्वपोषी होते हैं। और जो स्वपोषी बैक्टीरिया होते हैं उसे क्या कहते हैं, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया। स्वपोषी बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। स्वपोषी बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। दरअसल मोनेरा किंगडम में बैक्टीरिया ही पाए जाते हैं, मोनेरा किंगडम में क्या पाए जाते हैं, बैक्टीरिया ही पाए जाते हैं। बैक्टीरिया के बारे में ही पढ़ते हैं। सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा है, ये सबको पता होना चाहिए क्योंकि ये 11th 12th लेवल का क्वेश्चन है। सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया इन द वर्ल्ड, है ना, पूरे संसार में सबसे छोटा बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा, राइट। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया इन द वर्ल्ड, ऑन द अर्थ भी बोल सकते हैं इसको। माइकोप्लाज्मा को किस किंगडम में रखा गया बताइए। तो माइकोप्लाज्मा तो बैक्टीरिया है तो ऑफकोर्स इसको मोनेरा किंगडम में ही रखा गया होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, माइकोप्लाज्मा कहाँ रखा गया, मोनेरा किंगडम में रखा गया। ये देखिए साइनोबैक्टीरिया भी किस में रखा गया, मोनेरा किंगडम में। ग्रीन हरित शैवाल क्या हो जाएगा, ग्रीन हरित शैवाल, हाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ, सॉरी नील हरित शैवाल होगा, नील हरित शैवाल। ये सब किस जगत में रखा गया, बैक्टीरिया को, नील हरित शैवाल को, विषाणु को किस जगत के अंदर रखा गया है, तो इसको रखा गया है मोनेरा किंगडम के अंदर, मोनेरा जगत के अंदर रखा गया है। किसको, नील हरित शैवाल को, विषाणु को, बैक्टीरिया को। इवन यहाँ पर जो माइकोप्लाज्मा जो पूछा गया, माइकोप्लाज्मा जो सबसे छोटा बैक्टीरिया है, सबसे छोटा बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा, इसको भी कहाँ रखा गया है, मोनेरा किंगडम में ही रखा गया है। साइनोबैक्टीरिया को भी मोनेरा किंगडम में रखा गया है। माइकोप्लाज्मा किस किंगडम में रखा गया, मोनेरा किंगडम में रखा गया, राइट। माइकोप्लाज्मा एकमात्र ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है और कोशिका भित्ति भी नहीं पाया जाता है।
यानी कि बैक्टीरिया एक ऐसा मात्र ये ऐसा है बैक्टीरिया है, मतलब एकमात्र एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर केंद्रक ही नहीं, न्यूक्लियस ही नहीं पाया जाता, सेल वॉल ही नहीं पाया जाता, नहीं सेल वॉल पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, नहीं तो न्यूक्लियस केंद्रक पाया जाता है। राइट, याद रखना वो कौन सा बैक्टीरिया, या ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। हाँ, माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर ना केंद्रक पाया जाता है, ना न्यूक्लियस पाया जाता है, और ना ही तो इसमें सेल वॉल कोशिका भित्ति पाई जाती है। याद रखना क्वेश्चन। या फिर तो इसको ऐसे घुमा कर क्वेश्चन पूछ सकता है, वो कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर नहीं तो केंद्रक पाया जाता है, ना ही कोशिका भित्ति पाया जाता है। तो एक ही बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। राइट, माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति यानी कि जो बैक्टीरिया उसका जो सेल वॉल है, आउट ऑफ लेयर है, जो है ना, जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, वो किसकी बनी होती है? बताइए किसकी बनी होती है? मैंने अभी कुछ पहले ही बताया, पेप्टिडुग्लिकैन। पेप्टिडुग्लिकैन किसकी बनी होती है? पेप्टिडुग्लिकैन। पेप्टिडुग्लिकैन किसकी बनी होती है? पेप्टिडुग्लिकैन। राइट, देखिए यहाँ पर देखिए नोट करके लिखा हुआ है, यहाँ देखिए यहाँ पे, चूंकि सभी बैक्टीरिया, यहाँ देखिए, चूंकि सभी बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति पाई जाती है। राइट, सभी बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो ये एकमात्र ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जब कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है तो पेप्टिडुग्लिकैन भी नहीं पाया जाता, क्योंकि कोशिका भित्ति ही ना पेप्टिडुग्लिकैन की बनी होती है। देखिए जो कोशिका भित्ति होती है, जो खुद वो पेप्टिडुग्लिकैन का बना होता है, पेप्टिडुग्लिकैन का बना हुआ था। लेकिन जब कोशिका भित्ति नहीं पाया जाएगा तो पेप्टिडुग्लिकैन कहाँ से पाया जाएगा? तो दोनों एक साथ जॉइंट है, यानी कि कोशिका भित्ति ही बनी रहती है पेप्टिडुग्लिकैन का। अगर पेप्टिडुग्लिकैन नहीं है तो कोशिका भित्ति भी नहीं है। उसके बाद देखिए हमारा, सभी बैक्टीरिया प्रोकार्योटिक में आ सकते हैं सिवाय माइकोप्लाज्मा के। राइट, प्रोकार्योटिक में कोशिका भित्ति पाई जाती है, यूकार्योटिक में नहीं पाई जाती है। प्रोकार्योटिक में कोशिका भित्ति पाई जाती है लेकिन यूकार्योटिक में नहीं पाई जाती है, इसलिए माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया होते हुए प्रोकार्योटिक नहीं है, यूकार्योटिक है। राइट, यहाँ देखिए देखने वाली पॉइंट है, प्रोकार्योटिक में कोशिका भित्ति पाई जाती है, प्रोकार्योटिक में कोशिका भित्ति पाई जाती है लेकिन यूकार्योटिक में नहीं पाई जाती है। यूकार्योटिक में नहीं पाई जाती है, क्या नहीं पाई जाती है? सेल वॉल नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इसलिए माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया होते हुए भी प्रोकार्योटिक नहीं है, यूकार्योटिक है। याद रखना, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है, हमने क्या बोला था? प्रोकार्योटिक में जितने भी बैक्टीरिया आते हैं सब बैक्टीरिया प्रोकार्योटिक होगा, लेकिन माइकोप्लाज्मा एक ऐसा जिसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है, इसलिए बैक्टीरिया होते हुए प्रोकार्योटिक नहीं है, यूकार्योटिक है। मोनोरा किंगडम में सभी बैक्टीरिया आते हैं, मोनोरा किंगडम में सभी बैक्टीरिया आते हैं सिवाय माइकोप्लाज्मा के। जितने भी बैक्टीरिया है जो कुछ स्वपोषी हैं तो कुछ परपोषी है, जितने भी बैक्टीरिया कुछ स्वपोषी है तो कुछ परपोषी है। स्वपोषी बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? तो साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। याद रखना, स्वपोषी बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। दूसरा इसका नाम क्या है? नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल, ये दोनों आएगा, साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल इसके अंदर आएगा, प्रोकार्योटिक सेल के अंदर आएगा। उसके बाद देखें क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा किंगडम। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा किंगडम, मोनेरा जगत जीवाणु का वर्गीकरण, यानी कि इसके अंदर जो बैक्टीरिया आते हैं उसका वर्गीकरण करना है। बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण के आधार पर इसका वर्गीकरण करना है। तो एक होता है स्वपोषी, एक होता है विषमपोषी। स्वपोषी होता है विषमपोषी, दो आधार पर बांटा गया है, पोषण के आधार पर दो प्रकार बांटा गया है, स्वपोषी और विषमपोषी। किसको? बैक्टीरिया को। स्वपोषी बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। इसका दूसरा नाम नीलहरित शैवाल, इंग्लिश में बोलेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी, दो प्रकार का बटा हुआ है, स्वपोषी बैक्टीरिया और विषमपोषी बैक्टीरिया। स्वपोषी बैक्टीरिया को क्या बोल देंगे? साइनोबैक्टीरिया कहेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है ये। स्वपोषी बैक्टीरिया को क्या कहेंगे? साइनोबैक्टीरिया कहेंगे। इसका दूसरा नाम नीलहरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी कहेंगे। राइट, उसके बाद देखिए स्वपोषी बैक्टीरिया को क्या कहेंगे? देखिए स्वपोषी बैक्टीरिया को साइनोबैक्टीरिया कहेंगे। उसके बाद देखिए स्वपोषी बैक्टीरिया को भी दो पार्ट्स में बांटा गया, सॉरी दो पार्ट में बांटा गया, नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। अभी देखिए इसका उदाहरण देख लेते हैं, स्वपोषी बैक्टीरिया का उदाहरण देख लेते हैं। ये उदाहरण पूछता है स्वपोषी बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? तो साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। चलिए इसका दो उदाहरण दे, तो वो हमारा हो जाएगा, पहला हो जाएगा एनाबीना, हो जाएगा नोस्टोक, एनाबीना नोस्टोक, एनाबीना नोस्टोक। ये हमारे दो ऐसे उदाहरण हैं जो स्वपोषी बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। और स्वपोषी बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। स्वपोषी बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो किस जगत में आता है? किस जगत में आता है? एनाबीना और नोस्टोक। देखिए ये क्वेश्चन हमारा पूछ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। एनाबीना एंड नोस्टोक, एनाबीना एंड नोस्टोक किस बैक्टीरिया के अंदर आता है? बताइए।
किस बैक्टीरिया के अंदर आता है, तो ये सोपोसी बैक्टीरिया हो जाएगा, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हो जाएगा। और किस जगत के अंदर आता है तो क्या हो जाएगा हमारा, जल्दी बताइए, मोनेरा किंगडम के अंदर हो जाएगा। मोनेरा किंगडम किस, एनाबीना और नोसस्टोक, ये दो ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे दो सोपोसी बैक्टीरिया के उदाहरण है। एनाबीना नोसस्टोक दो ऐसे सोपोसी बैक्टीरिया के उदाहरण है जो मोनेरा किंगडम के अंदर आते हैं। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन आते हैं और हर बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है इसी से रिलेटेड, ठीक ना। सोपोसी को क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। सोपोसी को क्या बोलते हैं, सोपोसी बैक्टीरिया को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। इसके दो उदाहरण दे, एनाबीना और नोनस्टोक, नोनस्टोक नहीं नोसस्टोक, एनाबीना एंड नोसस्टोक, एनाबीना एंड नोसस्टोक, ये दो ऐसे सोपोसी बैक्टीरिया के उदाहरण है जो मोनेरा किंगडम के अंतर्गत आते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एनाबीना और नोसस्टोक दोनों में से कोई एक पूछेगा कि बताइए किस जगत में आते हैं, तो मोनेरा जगत के अंदर आते हैं, मोनेरा किंगडम के अंदर आते हैं। एनाबीना और नोसस्टोक में किस प्रकार का पोषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण, ये भी क्वेश्चन है। एनाबीना और नोसस्टोक में किस प्रकार का पोषण होता है, प्रकाश संश्लेषण। एनाबीना और नोसस्टोक में किस प्रकार का पोषण होता है, प्रकाश संश्लेषण। देखिए एनाबीना और नोसस्टोक किस प्रकार का पोषण है, प्रकाश संश्लेषण पोषण है। ये कैसे अपना भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण करेंगे, सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीटेड क्वेश्चन है, ये शायद पूछ सकता है नीट एग्जाम में या फिर तो किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, राइट। तो इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है विषमपोषी, यानी कि इसके पहले हम पढ़े थे सोपोसी बैक्टीरिया के बारे में, सोपोसी बैक्टीरिया के बारे में। अब पढ़ने वाले हैं विषमपोषी बैक्टीरिया के बारे में, यानी कि हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, विषमपोषी बैक्टीरिया। तो चलिए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस। इसका उदाहरण देखते हैं, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस। ये बैक्टीरिया टीबी रोग में पाया जाता है, यानी कि जो मानव में, जो मनुष्य में जो टीबी रोग हो जाता है वो किस बैक्टीरिया के कारण होता है, वो इसी बैक्टीरिया के कारण होता है, और जिसका नाम क्या है, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस। क्या हो जाएगा इसका, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस। ये कैसा बैक्टीरिया जिसके कारण मनुष्य में टीबी रोग होता है। चलिए देखिए क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, टीबी रोग में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, यानी जो टीबी है जो रोग होता है उससे कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस। कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, उस बैक्टीरिया का नाम बताइए, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस। देखिए अदर एग्जांपल्स ऑफ मोनेरा किंगडम, मोनेरा जगत के अन्य उदाहरण देखते हैं, ठीक। उसके बाद होगा लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस ये हमारा क्या हो जाएगा, इट्स अ गुड बैक्टीरिया, ये हमारा बहुत अच्छा बैक्टीरिया। ये कहाँ काम आता है, ये देखो ये लैक्टिक एसिड में बनाने में काम आता है, लैक्टोबैसिलस। चलिए देखिए इसको एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए एक्सप्लेन किया गया, दूध में बहुत सी चीज़ें पाई जाती है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, मिनरल्स इत्यादि। यानी कि जो दूध आप पीते हो उसमें तो केवल आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता नहीं है, यानी बहुत सारे उससे रिलेटेड बहुत सारे उसमें पदार्थ मिनरल्स मिलते हैं, बहुत सारे उसमें तत्व पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कैल्शियम हो गया, मिनरल्स हो गया इत्यादि। लेकिन दूध में जो कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है उसका नाम क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट जो दूध होता है उसका नाम क्या होता है, लैक्टोज होता है। क्या होता है, लैक्टोज। दूध में हमारा क्या पाया जाता है, लैक्टोज होता है, कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज पाया जाता है। जब दूध फट जाता है, यानी कि जब दूध किसी वजह से खट्टापन आ जाता है उसमें, दूध जिसको आम भाषा में बोलते हैं फट जाना, तो दूध जैसे फट जाता है तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, लैक्टोज कहते हैं। तो इसी लैक्टोज को लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन कर देता है। किसमें परिवर्तन कर देता है, लैक्टिक अम्ल में। यानी कि जो दूध फट जाता है, जो खट्टा जो स्वाद आता है दूध में, किसके परिवर्तन के कारण आता है, लैक्टिक अम्ल के परिवर्तन के कारण आता है। और लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन कौन करता है, देखिए दूध को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन कर देता है, जिसके वजह से दूध का स्वाद कैसा हो जाता है, खट्टा हो जाता है। किस वजह से होता है, किस वजह से होता है, तो लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन हो गया था, इस वजह से होता है। रीजन क्या था, लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन हो गया। और लैक्टिक अम्ल हमारा क्या स्वाद में क्या होगा, देखिए पहले अम्ल लगा हुआ है, अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। अरे भाई अम्ल तो स्वाद में खट्टा ही होता है और क्षार स्वाद में कड़वा होता है, तो यहाँ लैक्टिक अम्ल है तो लैक्टिक अम्ल स्वाद में तो खट्टा ही लगेगा। तो हमारा दूध जब लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है तो दूध का स्वाद खट्टा हो जाता है। लेकिन किस बैक्टीरिया की वजह से होता है हमारा, बताइए। अब बैक्टीरिया का नाम पूछेगा तब बताना है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नाम के कारण दूध में खट्टापन आता है। दूध में खट्टापन आना किस बैक्टीरिया के कारण आता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके कारण दूध में कार्बोहाइड्रेट को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन कर देता है, जिसके कारण दूध का स्वाद में परिवर्तन हो जाता है और उसमें खट्टापन आ जाता है। देखिए उसके बाद देखिए वही हमारा बात जो हम बोल रहे हैं वही लिखा हुआ है।
जिसकी वजह से दूध का स्वाद खट्टा हो जाता है, या फिर बोले तो दूध लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से अभिक्रिया करके दही बन जाता है। हाँ देखो, दही भी इसी प्रकार से बनता है। दही किससे बनता है? लैक्टिक एसिड में बदल गया, कन्वर्ट हो गया, दूध को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, किसके मदद से? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की मदद से अभिक्रिया करके दही में बन जाता है। इसलिए दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो इस प्रकार ये बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक है। दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है ना, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल में बदलना किस प्रक्रिया से होता है? तो लैक्टोबैसिलस प्रोसेस की वजह से होता है। और ये लैक्टोबैसिलस एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो हमारे लिए बहुत यूजफुल बैक्टीरिया है, राइट। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर सेकंड देखते हैं, राइजोबियम, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया, जीवाणु, बैक्टीरिया हिंदी होता है जीवाणु। तो देखिए राइजोबियम के बारे में पढ़ना है, तो मैं आपको सिंपल उदाहरण देता हूँ। राइजोबियम क्या होता है? देखिए हमारे जैसे कि मान लीजिए पौधा है, राइजोबियम देखिए पहले कहाँ पाया जाता है? तो राइजोबियम दलहन फसलों के जड़ों में पाया जाता है। दलहन फसलों के जड़ों में पाया जाता है, जैसे कि दलहन कौन से हो गया? मसूर के दाल हो गया, मूंग हो गया, है ना, मसूर के दाल, मूंग हो गया, मूंगफली हो गया, चना हो गया, है ना, चना हो गया। और ऐसे बहुत सारे दलहन फसल होते हैं, जैसे सोयाबीन हो गया, वो भी दलहनीय फसल है। तो ऐसे बहुत सारे दलहन फसल है जिसके जड़ों में पाया जाता है। तो ये मान लीजिए हमारा कोई एक दलहन फसल है, राइट। ये हमारा मिट्टी है, मिट्टी के नीचे जड़ है। तो जड़ के नीचे आप देखिएगा छोटा छोटा गोल गोल पाया जाता है राइजोबियम। इसी गोले के अंदर जो गोलाकार का एक आकृति होता है, उसी गोलाकार आकृति के अंदर ही राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, राइट। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है? मिट्टी से नाइट्रोजन खींचता है, क्या करता है? N2 नाइट्रोजन गैस को खींचता है और पूरे पार्ट्स में वो पहुंचाता है। क्योंकि देखिए ऑलरेडी वातावरण में 78% नाइट्रोजन तो है। आपके मन में क्वेश्चन उठता है, वो ऑलरेडी नाइट्रोजन वातावरण में 78% है, तो क्यों ना वो स्टोमाटा के द्वारा ले सकते हैं नाइट्रोजन? ले सकता है कि नहीं ले सकता है? क्योंकि वातावरण में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, 78%, लगभग 78% है नाइट्रोजन गैस वातावरण में। तो स्टोमाटा के द्वारा ले सकता है 78% गैस, लेकिन वो लेने में सक्षम नहीं है वातावरण से, वो लेने में सक्षम नहीं है। वो वायु से, हवा के माध्यम से वो नाइट्रोजन गैस ग्रहण कर ही नहीं सकता। वो इसका एक ही उपाय है, वो केवल नाइट्रोजन मिट्टी की मदद से ही ले सकता है। उसके पास एक ही चांस है, वो केवल मिट्टी से ही अपना नाइट्रोजन गैस को मिट्टी से ही नाइट्रोजन गैस ग्रहण कर सकता है। पेड़ दलहन फसलें केवल मिट्टी से ही नाइट्रोजन गैस ग्रहण कर सकता है। किसकी मदद से? राइजोबियम की मदद से। वो ना कि स्टोमेटा के द्वारा से वायु से ग्रहण कर सकता है गैस को, वो बल्कि जड़ों के माध्यम से राइजोबियम की मदद से नाइट्रोजन गैस को ग्रहण करता है। आई बात समझ में? 78% रहे या पूरा 100% रहे नाइट्रोजन गैस, ये फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्टोमेटा से वो नाइट्रोजन गैस ग्रहण कर ही नहीं सकता। वो जड़ों में उपस्थित राइजोबियम के कारण ही मिट्टी से नाइट्रोजन गैस ग्रहण करता है, अपना वो खींचता है और पूरे पार्ट्स में पहुँचाता है दलहन फसलें। अब आई बात आपको समझ में? देखिए ये बैक्टीरिया पेड़ पौधे के लिए लाभदायक होता है, क्योंकि ये पौधे नाइट्रोजन की पूर्ति करता है, इसलिए इसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं, राइट। एग्जांपल, जिस प्रकार हमारे शरीर के लिए कैल्शियम, सोडियम, आयरन जैसे तत्वों की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी प्रकार पेड़ पौधे में, है ना, नाइट्रोजन, यहाँ पर देखो नाइट्रोजन लिखना चाहिए। पेड़ पौधे में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे अत्यंत जरूरत पड़ती है। देखिए यहाँ नेट वजन लिखा हुआ है, तो नेट वजन देखिए टाइपिंग में फॉल्ट हो जाता है, इसके लिए आप टेंशन ना ले, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम आपको बता देंगे कहाँ आपको मिस्टेक है। कहीं अगर आप PDF आप डाउनलोड करते हैं, डिस्क्रिप्शन से PDF आप डाउनलोड करते हैं, तो कहीं अगर PDF में फॉल्ट लगता है तो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पूछिए कि इस लाइन में, इतने लाइन में मुझे ये प्रॉब्लम, ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुरंत आपको रिप्लाई दूंगा। क्योंकि देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, ये टेक्निकल चीज़ है, ये हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं होता है। टाइपिंग लिखते हैं कुछ और तो फॉल्ट होकर के कुछ और से आ जाता है। तो देखिए उसी प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ नाइट्रोजन, लेकिन नेट वजन आ गया, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब बाद में सुधारेंगे इसको, है ना। तो ठीक उसी प्रकार पेड़ पौधे में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की जरूरत पड़ती है। तो वातावरण में, लेकिन आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा, वातावरण 78% पहले से नाइट्रोजन है, तो उसके अलग से नाइट्रोजन लेने की जरूरत क्यों पड़ी? पेड़ पौधे दरअसल स्टोमेटा के दौरान नाइट्रोजन गैस ग्रहण कर ही नहीं सकते, वो जड़ों में उपस्थित राइजोबियम की मदद से वो नाइट्रोजन गैस को ग्रहण करते हैं। अब आई बात आपको समझ में? राइजोबियम का क्या काम है? राइजोबियम जड़ों में पाया जाता है। ये इस प्रक्रिया को, यानी कि राइजोबियम की मदद से नाइट्रोजन गैस को ग्रहण करना क्या कहलाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सिंग कहलाता है। ये राइजोबियम कहाँ पाई जाती है? देखिए क्वेश्चन है, राइजोबियम कहाँ पाई जाती है? दलहन फसलों के जड़ों में पाई जाती है। अब देखिए मोनेरा किंगडम बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु,
जीवाणु मलेरिया जगत के बारे में पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आते हैं इसी से आते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं। ये सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया है ये सूक्ष्म जीवों में होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, चाहे वो गर्म हो, ठंडे हो, यानी कीचड़ हो, धूल मिट्टी, कहीं भी पाए जाते हैं। देखिए, एक चुटकी मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एक चुटकी मिट्टी के बारे में तुम क्या जानो रमेश बाबू, न जाने इसमें कितने सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये छोटा सा डायलॉग हो गया, सॉरी फॉर दैट, इट्स ओनली फॉर जॉब। ये गर्म जल के झरनों में मरुस्थल, बर्फ एवं मिट्टी, कीचड़, नाले, नदी, तालाब एवं समुद्र जैसे प्रतिकूल वास स्थानों में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? गर्म जल के झरनों में, मरुस्थल, बर्फ एवं मिट्टी, कीचड़, नाले, नदी, तालाब जैसे समुद्र जगह पाए जाते हैं। यानी कि गर्म, चाहे वो गर्म झरना हो या ठंडे झरना हो, बर्फ हो, मरुस्थल हो, मिट्टी हो, कीचड़, तो मिट्टी कीचड़ में तो पाएंगे ही पाएंगे, मिट्टी पाई जाएंगी। मिट्टी हो, कीचड़ हो, नाले हो, नदी, तालाब हो, सब तो आम बात है बैक्टीरिया पाना। कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों पर उनके भीतर या परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो किसी जीव के अंदर पाए जाते हैं परजीवी के रूप में। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो स्वपोषी होते हैं और कुछ परपोषी होते हैं। तो किसी के अंदर पाए जाते हैं तो कोई बाहर पाए जाते हैं, राइट। उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन द शेप्स, यानी आकृति के आधार पर बैक्टीरिया के प्रकार। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स। ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स यानी कि आकृति के आधार पर 4 प्रकार के बैक्टीरिया को बांटा गया है। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। हमारा पहला है हमारा कोकस बैक्टीरिया स्पाइरल। ये हमारा गोलाकार बैक्टीरिया होता है। किस प्रकार होता है? गोलाकार बैक्टीरिया होता है। गोलाकार बैक्टीरिया होता है। कैसे होता है? गोलाकार बैक्टीरिया। तो कौन सा बैक्टीरिया? कोकोकस बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा? कोकोकस बैक्टीरिया स्पाइरल का होता है, यानी कि ये गोलाकार होता है बैक्टीरिया। कैसा होता है? गोलाकार बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया? कोकोकस बैक्टीरिया। कोकोकस बैक्टीरिया हमारा होता है गोलाकार बैक्टीरिया। उसके बाद हमारा है सेकंड क्या हो जाएगा? बेसिलस बैक्टीरिया। ये रोड शेप होता है, हल्के लंबे होता है, यानी कि लंबे व हल्के होता है। ये लंबे टाइप का होता है, ऐसे लंबे टाइप का होता है। कौन सा बैक्टीरिया? बेसिलस बैक्टीरिया रोड शेप का होता है, लंबे व हल्के रोड टाइप का होता है, जिसको छड़े का जैसे लो का जो है रोड होता है उस टाइप का होता है। तीसरा नंबर है विब्रियम बैक्टीरिया। कोमा शेप का होता है। कोमा, जो आप कोमा देते हैं ना, इस प्रकार का कोमा, इस शेप का होता है। कौन सा? विब्रियम बैक्टीरिया किस आकार का होता है? कोमा शेप का होता है। चौथा नंबर पर स्पाइरल बैक्टीरिया। स्पाइरम बैक्टीरिया जो घुमावदार होता है, जैसे कि आपका जो नोटबुक होता है, नोटबुक के साइड कॉर्नर पर जो आपका स्पाइरल होता है, वायर वाला जो तार होता है जो घुमावदार होता है, उस टाइप का ये बैक्टीरिया होता है, जो आपका नोटबुक में हो देखो। या फिर तो पहले ज़माने जो टेलीफोन हुआ करता था, जिसका जो वायर होता था इस प्रकार का जो जुड़ा हुआ था वायर, उस प्रकार का होता है ये कौन सा? स्पाइरलम बैक्टीरिया। ये हमारा 4 प्रकार का हो गया बैक्टीरिया, राइट। इसका शेप किस प्रकार का होता है वो भी आपको लिखा हुआ है, चाहे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। उसके बाद है टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन। पोषण के आधार पर बैक्टीरिया के प्रकार। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण के आधार पर 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, एक आर्के बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया, एक आर्के बैक्टीरिया 3 प्रकार के होता है। देखिए, पोषण के आधार पर केवल 2 प्रकार के, एक आर्के बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया, एक आर्के बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया भी 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि ये वाला बैक्टीरिया 3 प्रकार के होते हैं। ये जो दिख रहा है बैक्टीरिया 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मेथोजेंस। ये 3 प्रकार के हो गया। कौन से? आर्के बैक्टीरिया। देखिए, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, 2 ऐसे प्रकार के बैक्टीरिया है जो न्यूट्रिशन के आधार पर बांटा गया है, पोषण के आधार पर बांटा गया है। 2 प्रकार के बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। लेकिन आर्के बैक्टीरिया खुद एक 3 प्रकार का बैक्टीरिया है। कौन कौन? हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और मेथोजेंस। ये 3 प्रकार के हो गए। अब पढ़ते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया भी 2 प्रकार के होता है, यानी कि पहले पोषण के आधार पर 2 प्रकार का बैक्टीरिया पाया गया। कौन कौन सा? पहले आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया 3 प्रकार के, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मेथोजेंस। और उसके बाद यू बैक्टीरिया भी 2 प्रकार के होता है, एक ऑटोट्रॉप्स, एक हेटेरोट्रॉप्स।
ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं स्वपोषी को, हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं विषमपोषी को। स्वपोषी और विषमपोषी, स्वपोषी और विषमपोषी। डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, स्वपोषी भी दो प्रकार का डिवाइडेड है। कितने प्रकार का डिवाइडेड है? ऑटोट्रॉप्स, बैक्टीरिया, यहाँ पर बैक्टीरिया लिखना चाहिए था, ऑटोट्रॉप्स, बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉप्स, बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। पहला हो गया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, एंड दूसरा हो गया केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वो अपना भोजन बनाता है और एक रसायन संश्लेषण की मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है। यानी कि केमोसिंथेटिक हो गया, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हो गया, रसायन संश्लेषण के माध्यम से क्या हो जाएगा? रसायन संश्लेषण के माध्यम से। फोटोसिंथेटिक हो जाएगा हमारा प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेटिक हो जाएगा हमारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन ग्रहण करेगा, और केमोसिंथेटिक का मदद से हो जाएगा रसायन संश्लेषण की मदद से भोजन ग्रहण करेगा, राइट। और उसके बाद हमारा हेटेरोट्रॉप्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक पैरासाइटिक एंड सेफ्रोफिटिक, सेफ्रोफिटिक एंड पैरासाइटिक एंड सेफ्रोफिटिक। अब देखिए इन दोनों का एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइप्स ऑफ आर्किबैक्टीरिया। अब जितना भी हमने टाइप्स पढ़ा था उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। हेलोफाइल्स बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया गहरी समुद्री जगह में एवं नमकीन जगह पर पाए जाते हैं। देखिए जो हमारा न्यूट्रिशन के आधार पर जो 2 प्रकार बैक्टीरिया पाया गया था, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया के अंदर 3 बैक्टीरिया था, कौन कौन सा? हेलोफाइल्स बैक्टीरिया, थर्मो एसिडोफाइल्स, एक हो जाएगा नाइट्रोजेंस। क्या हो जाएगा हमारा? नाइट्रोजेंस। देखिए मेथोजेंस हो जाएगा, मेथोजेंस। एक हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? हेलोफाइल्स बैक्टीरिया, थर्मोएसिडोफाइल्स हो जाएगा, और एक हमारा क्या हो जाएगा? मेथोजेंस। तो हेलोफाइल्स बैक्टीरिया किसे कहेंगे? ये बैक्टीरिया गहरी समुद्री जगह में एवं नमकीन जगह पर पाए जाते हैं। यानी कौन सा ऐसे बैक्टीरिया जो नमकीन जगह पर पाए जाते हैं, गहरे समुद्री जगह पर पाए जाते हैं। समुद्र की गहरी जगह तो यानी कि नमकीन ही नमकीन होगा, नमक ही नमक होगा, तो वैसे जगह पर कौन सा बैक्टीरिया पाया जाएगा? हेलोफाइल्स बैक्टीरिया, राइट, हेलोफाइल्स बैक्टीरिया। उसके बाद देखते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स, जहाँ अधिक मात्रा में अम्लीयता हो, बहुत ज़्यादा तापमान हो, उस जगह पर कौन सी बैक्टीरिया पाया जाएगा? थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल्स वैसे जगह पर पाया जाएगा जहाँ बहुत ज़्यादा तापमान हो, अधिक ज़्यादा तापमान हो और बहुत अधिक मात्रा में अम्लीयता हो, यानी खट्टे का मात्रा हो वहाँ पे, तो उस जगह पर कौन सा पाया जाएगा बैक्टीरिया? थर्मोएसिडोफाइल्स। कौन सा बैक्टीरिया पाया जाएगा? थर्मोएसिडोफाइल्स, राइट। उसके बाद हमारा मेथोजेंस जहाँ मीथेन की मात्रा हो, इसके अलावा है ना, ये देखो आपको मीथेन से ही पता चल रहा है, मेथोजेंस मीथेन से ही पता चल रहा है, जहाँ मीथेन गैस पाया जाता है वहाँ मेथोजन नामक बैक्टीरिया पाया जाएगा। और इसके अलावा देखिए, इसके अलावा गाय के पेट के अंदर जहाँ रुमेन होती है वहाँ ये बैक्टीरिया पाया जाता है। देखो जो गाय होती है हमारा, देखो मुझे फिगर तो नहीं आता बनाने के लिए, देखिए जो गाय होता है हमारा, यहाँ देखिए मान लीजिए जो गाय, मान लीजिए गाय का स्ट्रक्चर है, गाय का ये अमाशय हो गया, क्या हो गया? गाय का अमाशय हो गया। तो गाय के अमाशय में एक जगह होता है, एक थैली टाइप का, थैलीनुमा एक जगह होता है जिसको हम रूमेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? रूमेन बोलते हैं। आई थिंक आप 9th-10th में स्टैंडर्ड में काफ़ी गहराई से पढ़े होंगे, 8th-9th क्लास में। तो रूमेन नामक थैली होता है जहाँ गाय या कोई भी जानवर क्या करता है, भोजन को बिना चबाए बिना उस थैली में क्या करता है? जमा करते ले जाता है, बिना चबाए बिना, यानी कि जो भोजन किया, गाय हो गया, भैंस हो गया, है ना, बहुत सारे ऐसे जानवर है, बिना भोजन को चबाए उस थैली में जमा कर लेता है। उस थैली को क्या कहते हैं? रूमेन कहते हैं। और बाद में उसी थैली में से, उसी रूमेन नामक जगह से मुंह में ला करके चबाते रहते हैं, जिसको आप लोग जुगाली करना बोलते हैं, बार बार चबाते रहते हैं। यानी कि जो जानवर जब कुछ चर रहा हो या घास वगैरह खा रहा हो तो बिना चबाए हुए, बिना बढ़िया से चबाए हुए पेट में जमा कर लेता है, रूमेन में जमा कर लेता है। लेकिन जब वो आराम करता है तो वही वापस मुँह में ला करके जुगाली करते रहता है, चबाते रहता है, बार बार चबाते रहता है, तो उसी रूमेन में जमा कर लेता है। उसी रूमेन में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? मेथोजेंस पाया जाता है, मेथोनोजेंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेथोनोजेंस। कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? मेथोजेंस। यानी कि जानवरों के अमाशय में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? मेथोजेंस पाया जाता है। या रूमेन में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। गाय के मतलब जानवरों के अमाशय, गाय के अमाशय में या भैंस के अमाशय में जितने जानवर जुगाली करते हों, यानी कि जो भोजन को दोबारा चबाते हों, तो वैसे जानवरों के अमाशय में यानी कि पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताओ। मेथोजेंस। कौन सा? मेथोनोजेंस बैक्टीरिया पाया जाता है, मेथोनोजेंस बैक्टीरिया पाया जाता है। रूमेन में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? मेथोनोजेंस पाया जाता है। वही देखिए हाँ एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है।
गाय के आमाशय के अंदर रोमेन नामक एक जगह होती है। रोमेन नामक एक जगह होती है जहाँ गाय अपना भोजन रखती है, बाद में उसी भोजन को मुंह में लाकर चबाकर जुगाली करती है, फिर पुनः पेट में ले जाती है। मतलब ये जब जानवर जुगाली करने के बाद रोमेन में जब भोजन ले जाती है तो उस रोमेन में मेथोजेंस नामक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कौन से बैक्टीरिया पाया जाता है? मेथोजेंस बैक्टीरिया पाए जाते हैं। दरअसल आर्कियोबैक्टीरिया में बैक्टीरिया के स्थानों के बारे में, भोजन के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए ये बात तो समझ में आ गया क्या हमारा है मेथोजेंस क्या है, मेथोजेंस क्या है, रोमेन किसे कहते हैं, रोमेन भी किसे कहते हैं, और जुगाली करना किसे कहते हैं वो भी पता चल गया, मेथोजेंस के बारे में पता चल गया। दरअसल आर्कियोबैक्टीरिया न्यूट्रिशन के आधार पर दो प्रकार के बांटा गया, एक आर्कियोबैक्टीरिया और एक यूबैक्टीरिया, एक आर्कियोबैक्टीरिया एक यूबैक्टीरिया न्यूट्रिशन के आधार पर। लेकिन दरअसल आर्कियोबैक्टीरिया में बैक्टीरिया के स्थानों के बारे में पढ़ते हैं, बैक्टीरिया के किस किस स्थान पर पाए जाते हैं, कौन कौन सी जगह पर पाए जाते हैं, और वो भोजन के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि बैक्टीरिया अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, यानी कि उसके स्थानों के बारे में, उसके बैक्टीरिया के पोषण के बारे में अध्ययन करते हैं आर्कियोबैक्टीरिया में। ये बैक्टीरिया दरअसल रहते कहाँ है और भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, इसी के बारे में हम आर्कियोबैक्टीरिया में पढ़ाई करते हैं। उसके बाद है हमारा यूबैक्टीरिया, एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइप्स ऑफ यूबैक्टीरिया। तो यूबैक्टीरिया देखिए दो प्रकार का होता है, एक ऑटोट्रॉफ्स एक हेटरोट्रॉफ्स। स्वपोषी बैक्टीरिया, विषमपोषी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो स्वयं भोजन ग्रहण करती है। ऑटोट्रॉफ्स स्वपोषी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया किसी दूसरे पर आश्रित हो, परजीवी पर या मृत जीवी पर आश्रित हो, उसे विषमपोषी बैक्टीरिया कहते हैं। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया, यानी कि जो स्वपोषी बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स वे खुद दो प्रकार के होता है, एक फोटोसिंथेटिक एक केमोसिंथेटिक। जो बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन ग्रहण करती है उसे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, और जो बैक्टीरिया रसायन संश्लेषण से अपना भोजन ग्रहण करती है वो उसको केमोसिंथेटिक बोलते हैं। टाइप्स ऑफ हेटेरोबैक्टीरिया, ये पर दो प्रकार के होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स कितने प्रकार के होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स दो प्रकार के होते हैं, जिसको विषमपोषी, तो विषमपोषी उसको बोलते हैं विषमपोषी जीवाणु, विषमपोषी बैक्टीरिया कहते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। देखिए ऑटोट्रॉफ्स ये भी दो प्रकार के, हेटेरोट्रॉफ्स दो प्रकार के होते हैं। ये सब किसके अंदर आते हैं? यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया याद रखना। न्यूट्रिशन के आधार पर, यानी कि पोषण के आधार पर बैक्टीरिया को दो प्रकार का बांटा गया है। न्यूट्रिशन के आधार पर बैक्टीरिया को दो प्रकारों में बांटा गया। पहला आर्कियोबैक्टीरिया, दूसरा कौन सा? यूबैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया के अंदर तीन पार्ट्स में बांटा गया। एक हेलोफाइल्स हो गया, है ना, और दूसरा कौन सा हो गया बताइए? एक हेलोफाइल्स हो गया, दूसरा हो गया बताइए, जल्दी कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए। एक हेलोफाइल्स बैक्टीरिया हो गया, दूसरा हो गया हमारा थर्मोएसिडोफाइल्स। एक हेलोफाइल्स हो गया, थर्मोएसिडोफाइल्स हो गया, एक तीसरा हो गया हमारा मेथोजेंस। क्या हो गया? मेथोजेंस। लेकिन यूबैक्टीरिया दो प्रकार का बांटा गया, एक ऑटोट्रॉफ्स एक हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं स्वपोषी बैक्टीरिया और हेटेरोट्रॉफ्स विषमपोषी बैक्टीरिया। लेकिन हमारा जो ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया है, जो स्वपोषी बैक्टीरिया है, इसको भी दो प्रकार में बांटा गया है, प्रकाश संश्लेषण और रसायन संश्लेषण में। और जो हेटेरोबैक्टीरिया है उसको भी दो प्रकार में बांटा गया है, पैरासाइटिक एक हो गया हमारा सेप्रोफाइटिक। पैरासाइटिक यानी पैरासिटिक, इसको पैरासाइटिक नहीं बोलेंगे, पैरासिटिक बोलेंगे। पैरासिटिक बैक्टीरिया एंड सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। पैरासिटिक बैक्टीरिया, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया परजीवी पर आश्रित हो, जो बैक्टीरिया परजीवी पर आश्रित हो उसको पैरासिटिक बोलेंगे। और सेप्रोफाइटिक किसे बोलेंगे? जो बैक्टीरिया मृत जीवी पर आश्रित हो, जो बैक्टीरिया मृत जीवी पर आश्रित हो उसको सेप्रोफाइटिक बोलेंगे। और जो बैक्टीरिया परजीवी पर आश्रित हो उसको पैरासिटिक बोलेंगे। पैरासिटिक किसे बोलेंगे? जो परजीवी पर आश्रित हो उसको पैरासिटिक बोलेंगे। और सेप्रोफाइटिक किसे बोलेंगे? जो मृत जीवी पर आश्रित हो, राइट। अब देखिए हमारा ये लाइव सेशन खत्म होता है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट सेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवांस बैक्टीरिया। एडवांस बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन में हम एडवांस बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या क्या टॉपिक को कवर करेंगे? टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, कितने प्रकार के बैक्टीरिया है, उसके कितने ब्रांचेस हैं, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छा लाभदायक है, कौन से बैक्टीरिया हमारे लिए हानिकारक है, और किस बैक्टीरिया के कारण हमें रोग हो जाते हैं, है ना, किस बैक्टीरिया के कारण हमें कौन सा रोग होता है, ये भी इसी वीडियो में इसी लाइव सेशन में कवर करूँगा। नेक्स्ट जो आएगा लाइव सेशन, उसके बाद पढ़ेंगे हैबिटेट, स्ट्रक्चर, शेप, साइज एंड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन देखिए यहीं से स्टार्ट होगा हमारा बेसिक जो सेल डिवीजन यहीं से स्टार्ट होगा, यानी कि आज जो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके बाद सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद उसके बाद हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, राइट। और उसके बाद जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन सकते हैं उसका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा। चलिए इसके बाद एक बार देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाला था तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला था। देखिए हमारा न्यूट्रिशन के आधार पर दो प्रकार के, एक आर्के बैक्टीरिया एक यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया भी 3 प्रकार का होता है, यू बैक्टीरिया 2 प्रकार का होता है। देखिए न्यूट्रिशन के आधार पर, एक मिनट इसको फ्रेश कर लेता हूँ।
न्यूट्रिशन के आधार पर दो प्रकार बैक्टीरिया है। देखिए, न्यूट्रिशन के आधार पर दो प्रकार के बैक्टीरिया बांटा गया। पहला आर्की बैक्टीरिया है, दूसरा यू बैक्टीरिया है। तो आर्की बैक्टीरिया भी कितने प्रकार का बांटा गया? 3 प्रकार के। यू बैक्टीरिया 2 प्रकार के। तो आर्की बैक्टीरिया कौन हो गया हमारा? यहाँ से देखो यहाँ तक हो गया, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, एक मेथोजेंस हो गया। लेकिन जो यू बैक्टीरिया है ये 2 प्रकार का बांटा गया है, एक ऑटोट्रॉप्स हो गया, एक हेटरोट्रॉप्स हो गया। ऑटोट्रॉप्स हो गया, हेटरोट्रॉप्स हो गया। ऑटोट्रॉप्स को भी कितने प्रकार का बांटा गया है? 2 प्रकार के, एक फोटोसिंथेटिक हो गया, एक केमोसिंथेटिक हो गया। और जो इसमें जो बांटा गया हेटरोट्रॉप्स में बांटा गया, इसको भी 2 प्रकार के बांटा गया, एक पैरासाइटिक और एक हो जाएगा हमारा, एक पैरासाइटिक हो जाएगा, एक हमारा थर्मोसेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? सेप्रोफेटिक हो जाएगा हमारा। एक पैरासाइटिक हो जाएगा, एक सेप्रोफेटिक हो जाएगा हमारा। याद हो गया आपको? रिवीजन हो गया? फिर से देख लेते एक बार। न्यूट्रिशन के आधार पर 2 प्रकार के, एक आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया भी 3 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है हमारा आर्की बैक्टीरिया 3 प्रकार के? एक हेलोफाइल्स हो गया, एक हमारा कौन सा हो गया? थर्मोएसिडोफाइल्स हो गया। तीसरा हो गया मेथोजेंस हो गया, राइट, मेथोजेंस हो गया। 3 प्रकार हो गया। और जो हमारा यू बैक्टीरिया वो 2 प्रकार का हो गया, एक ऑटोट्रॉप्स हो गया, एक हेटरोट्रॉप्स हो गया। लेकिन जो ऑटोट्रॉप्स हो गया वो 2 प्रकार का हो गया, एक वो कौन सा हो जाएगा हमारा? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हो गया, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? हमारा केमोसिंथेटिक हो गया। लेकिन जो हमारा कौन सा ऑटोट्रॉप्स हो गया? 2 प्रकार का, फोटोसिंथेटिक हो गया, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हो गया, एक केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हो गया। लेकिन जो हेटरोट्रॉप्स जो बैक्टीरिया है वो भी 2 प्रकार का है। कौन कौन सा हमारा है वो देखिए यहाँ पे, पैरासाइटिक एंड सेप्रोफेटिक। तो चलिए इस वीडियो को अंत करते हैं और नेक्स्ट वीडियो का हमारा इंतजार कीजिए सेल बायोलॉजी का। ठीक है, ओके, बाय।